हेलो बच्चों, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 जिसकी हेडिंग है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, लिम्फ जिसको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। साथ ही साथ में हम समझेंगे कि सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होते हैं, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि कार्डियक एक्टिविटी जो है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझने से पहले चैप्टर की हेडिंग में जो वर्ड है वो मैं आपको समझा देती हूँ। चैप्टर की जो हेडिंग है उसमें दो वर्ड हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एक ह्यूमन की बॉडी में क्या क्या चीजें एंट्री होती हैं, वो एंट्री होने के बाद में ह्यूमन की जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल्स की बनी हुई है। तो ये जो भी सब्सटेंस बॉडी में आई वो किस तरीके से हर एक सेल के पास में पहुंचते हैं, और फिर सेल में जो वेस्टेज बनता है वो वेस्टेज किस तरीके से बॉडी में ट्रांसपोर्ट होकर के बॉडी से बाहर निकलता है। इन सारे प्रोसीजर में एक फ्लूइड जो है वो मेनली हेल्प करता है और उसको बोलते हैं बेटा ब्लड। जो ब्लड होता है उसी में कुछ पार्ट फिल्टर होकर के बनाते हैं लिम्फ, जिसके बारे में धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ब्लड समझिए। दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। हमें पता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेते हैं और CO2 जो वेस्टेज बनता है सेल में उसको हम बॉडी के बाहर निकालते हैं, ये एक प्रोसीजर। दूसरा क्या होता है, हम फूड कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो फूड को कंज्यूम करके उससे एटीपी का फॉर्मेशन करती है। तो इन दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि ब्लड किस तरीके से हेल्प करता है। ये दोनों एग्जाम्पल जो है ना मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। एक ह्यूमन का जो है मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर हो सके। ये हमारा नोस्ट्रिल वाला पार्ट है और ये हमारा माउथ वाला पार्ट है। माउथ के थ्रू जो है वो हम फूड को कंज्यूम करते हैं और जो नोस्ट्रिल वाला पार्ट है इसके थ्रू हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं। नोस्ट्रिल और माउथ के बीच में एक हार्ड पैलेट होता है जो दोनों को सेपरेट करता है। यहाँ से नोस्ट्रिल से हमने O2 को अंदर लिया और नोस्ट्रिल में जब जैसे ही O2 अंदर हुई उसके बाद में ये नोस्ट्रिल का जो चैम्बर वाला रीजन है यहाँ पर ओल्फैक्टरी रीजन आता है। ओल्फैक्टरी रीजन वो है जो हमें स्मेल के बारे में बताता है कि अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है। तो जब हमें फ्लू हो जाता है उस टाइम में ये जो ओल्फैक्टरी रीजन है इसके ऊपर म्यूकस जमा हो जाता है जिसकी वजह से हमें स्मेल के बारे में पता नहीं चलता है। ऑक्सीजन जो है वो नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर गई, उसके बाद में इस तरीके से एयर जो है वो मूव करेगी। माउथ के थ्रू हमने फूड लिया। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। फेरिंग्स ऐसा रीजन है जहां पर एयर भी और फूड भी जो है वो आपस में मिक्स होते हैं। अब इस रीजन में एयर और फूड मिक्स हुए उसके बाद में दोनों सेपरेट हो जाएंगे। दोनों के लिए, फूड के लिए और एयर के लिए जो है वो हमारी बॉडी में अलग अलग पाइप है। वेंट्रल साइड जो है वो होती है जो विंड पाइप और जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, और जो यहाँ पर डोर्सल साइड जो है वो होगी फूड पाइप जिसको ईसोफेगस भी बोलते हैं। जो फेरिंग्स वाला पार्ट है वहां पर एयर और फूड जो है वो आपस में मिक्स हो सकते हैं इस एरिया में। उसके बाद में जो विंड पाइप जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं उसका जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स है ये ही साउंड बॉक्स होता है जहां से साउंड का जनरेशन होता है। और जो लैरिंग्स पे जो यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिलेगी इसको बोल देते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस जो है इसकी एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं बेटा एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस इस चीज में हेल्प करती है कि जब एयर और फूड आपस में मिक्स हुआ और जब इनका सेपरेशन हुआ, जब फूड को हमने स्वेलो किया, अंदर जो है वो निगलने की कोशिश की, तो फूड पार्टिकल जो है वो विंड पाइप में एंट्री ना कर जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले। तो ये जो कवरिंग है ये क्या कर देती है, इस ओपनिंग को क्लोज कर देगी। इस कवरिंग को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। समझ में आया? ये है विंड पाइप और ये है फूड पाइप। आगे के साइड होगी विंड पाइप और पीछे के साइड होगी फूड पाइप। अब क्या समझ में आया? यहां तक कहानी क्लियर हुई। इसके बाद में जो विंड पाइप है वो T5 पर जाकर गई। T5 क्या है? हमारे पीछे हमारी बैकबोन होती है। बैकबोन में 3 पार्ट होते हैं। एक सर्वाइकल पार्ट जिसमें जो है वो 7 पार्ट होंगे। हमारी जो बैकबोन होती है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। तो
तो जो सर्वाइकल वाला पार्ट है उसमें ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो 7 देखने को मिलेगी। और फिर जो इसके नीचे जो थोरेसिक वाला पार्ट आएगा उसमें 12 जो है वो इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो जब थोरेसिक वाले पार्ट में जो वर्टिब्रल कॉलम में 5th नंबर का इस तरीके का सेगमेंट आता है, उसी के जस्ट सामने विंड पाइप जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और 2 पार्ट में डिवाइड होकर के दोनों जो हमारे लंग्स हैं उसमें एंट्री कर। अब पीछे से ये जो फूड पाइप जा रही है ये हमारे स्टमक में एंट्री कर जाएगी और उसके थ्रू जो है वो फूड का डाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा ब्रीदिंग से रिलेटेड हो गया और ये वाला पार्ट जो है वो हमारे फूड से रिलेटेड हो गया। यहाँ तक की कहानी मैंने आपको क्लियर कर दी कि फूड जो है वो फेरिंग्स वाले रीजन में फूड और एयर मिक्स हो सकते हैं। उसके बाद में जो एयर है वो तो कहाँ पर आ जाएगी, विंड पाइप वाले रीजन में, और फूड जो है वो कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप वाले रीजन में। अब यहाँ पर जब एयर आई मतलब ऑक्सीजन आई तो इस तरीके से ऑक्सीजन जाएगी। अब ये जो ट्रैकिया जब T5 में 2 में डिवाइड हुआ तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे डिवाइड होगा, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगा, फिर टर्शरी ब्रोंकाई बनेगा, फिर उसमें इनिशियल ब्रोंक्यूल बनेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनेगा, एल्वियोलर डक्ट बनेगी और लास्ट में एक ऐसी बैलून जैसी स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। मतलब एयर जो है वो इस तरीके से पाथ को फॉलो करती हुई लास्ट में कहाँ आएगी, एल्वियोलाई के पास में। एल्वियोलाई जो है वहां पर साथ ही साथ में यहाँ पर इस तरीके से ब्लड की सप्लाई, ब्लड की जो कैपिलरीज जो हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन आई वो यहाँ से इस एल्वियोलाई के थ्रू इस ब्लड में आ जाएगी, क्योंकि एल्वियोलाई में ज़्यादा ऑक्सीजन है और ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एयर जो है वो मूव कर जाएगी और ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई, ब्लड में आ गई। अब ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया और यहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और यहाँ पर ये ब्लड जो है वो एंट्री कर जाएगा किसमें, जो हमारा लेफ्ट एट्रिया है उसमें। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऐसे ही सेम कहानी कहाँ हो रही है, फूड आया, स्टमक में डाइजेशन हुआ, उसके थ्रू जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो तो बॉडी के बाहर निकल जाएगा और जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के आसपास जो है वो ब्लड की सप्लाई है। इस ब्लड में जो है डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये ब्लड जो है वो इस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी की हर एक सेल के पास में पहुंचाएगा। ठीक है, फूड जो है वो सेल के पास में गया, सेल ने जो है वो इस फूड का ब्रेकेज किया। जो डाइजेशन हो रहा है ना एलिमेंट्री कैनाल में वो तो क्या हो रहा है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन करके जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज में तोड़ दिया। मान लो हमने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन को हमने सिंपल मॉलिक्यूल अमीनो एसिड में तोड़ दिया। मान लो हमने फैट खाया तो फैट जो है वो ग्लिसरॉल और साथ ही साथ में मिलकर के बनी होती है फैटी एसिड। तो हमने फूड को इसमें ब्रेक डाउन कर दिया, किसमें, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन वाला रीजन है उसमें। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल हैं इनमें बेटा बॉन्ड प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और इनमें बॉन्ड प्रेजेंट है और इन्हीं बॉन्ड में जो है वो एनर्जी है। इसी एनर्जी को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करेगी और एटीपी में कन्वर्ट करेगी। कहाँ पर, ये प्रोसीजर होता है हर एक सेल में। इस प्रोसीजर का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सेल में एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे होता है। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा तो वहां पे इससे एटीपी का फॉर्मेशन होगा और इस प्रोसीजर को बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि फूड को हमने जब एब्जॉर्ब किया तो ब्लड के थ्रू जो है वो फूड कहाँ पहुंचा, सेल के पास में पहुंचा। सेम ऐसे ही ब्लड के थ्रू ही जो है वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंची, हार्ट के पास पहुंचा, फिर ब्लड के थ्रू ही बॉडी के हर ऑर्गन के पास में पहुंचे। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जब एटीपी का फॉर्मेशन करेगा ना उसमें उसको चाहिए बेटा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, जो हमने इनहेल की थी ऑक्सीजन, ये वही ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की थी वो ही इस तरीके से ट्रैकिया के थ्रू यहाँ पे आई, फिर ब्लड के थ्रू जो है वो हर एक सेल के पास पहुंची। यहाँ पर फूड को जो हमने डाइजेस्ट किया फिर उसको एब्जॉर्ब किया वो ब्लड के थ्रू ही कहाँ पहुंची, हर एक सेल के पास में पहुंची। तो बॉडी में ये सारा काम जो है वो चीजों को सर्कुलेट करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। तो इसी प्रोसीजर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ब्लड जो है वो सारा प्रोसीजर कैसे करता है।
ठीक है, एक तो ये समझेंगे। अब ब्लड में से ही कुछ चीजें फिल्टर होकर के एक टर्म बनती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। लिम्फ क्या होता है, पता है, मान लो ये एक ऑर्गन है और इसके पास में ब्लड की सप्लाई हो रही है। अब इस ब्लड में मान लो ऑक्सीजन है और डाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल्स हैं, तो इनको जो है वो इस टिश्यू को देना है, इस ऑर्गन को देना है। ऑर्गन जो है वो टिश्यू से बना होगा और टिश्यू जो है वो बेटा सेल से बना होगा। मतलब इनडायरेक्टली हर एक सेल को ये सारी चीजें देनी है। अब जो ब्लड जिनके थ्रू सप्लाई करता है, जो अपनी ट्यूब्स होती हैं ब्लड की, वो तीन तरीके की होती है। एक तो होती है बेटा कैपिलरी, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। वेन वो होती है जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के जाए, हमेशा वेन जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के जाएगी। आर्टरी वो होंगी जो हमेशा ब्लड को जो है वो हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी। और कैपिलरी वो होती हैं कि जहां पर ब्लड की सप्लाई करनी है, मान लो इस ऑर्गन को जो है वो ब्लड देना है। ब्लड भी क्या देना है, ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी ऑक्सीजन है वो देना है। तो यहाँ पे ये जो ब्लड की जो वेसल्स हैं वो बहुत ही थिन फ्रेगमेंट में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी ताकि चीजें जो हैं वो इजीली फिल्टर होकर के यहाँ पे आ सके और यहाँ से जो वेस्टेज है वो इजीली जो है वो इनमें जा सके। इस तरीके से ब्लड की वेसल जब डिवाइड हो जाती है ना, तो उसको बोल देते हैं बेटा कैपिलरीज। मान लो ये ब्लड की वेसल्स जो हैं वो इस तरीके से थिन थिन डिवाइड हो गई और यहाँ से ये मान लो ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर डिफ्यूज होकर के चीजें यहाँ पर आ गई। अब जब ब्लड में से चीजें मान लो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ रही है, तो उस टाइम में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ही निकल करके आए। उस टाइम में क्या होता है कि ब्लड का कुछ पार्ट जो है वो ये बीच वाली जो जगह है ना वहां पर आ जाता है। अब एक हेल्दी पर्सन में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। अब ऐसे बॉडी के हर एक ऑर्गन के पास में ब्लड को जो है वो अपनी चीजें सप्लाई करनी है और यहाँ पर चीजें वापस लेनी है। तो ऐसे तो हर एक ऑर्गन के पास में अगर ऐसे ब्लड जो है वो निकलता रहा, ब्लड का कुछ पार्ट निकला, तो ऐसे तो ब्लड कम होता जाएगा। तो ये जो बीच में ये जो पार्ट निकला ना, जो मान लो ये तो ब्लड की कैपिलरीज है, ये तो ब्लड की कैपिलरीज है और ये ऑर्गन है, तो ये बीच वाले स्पेस में जो पार्ट निकला ब्लड का, इसको इकट्ठा करके दोबारा से जो ब्लड की मेन सप्लाई है उसमें जो एंट्री करवाने में हेल्प करता है और ये जो फ्लूइड निकलता है जो यहाँ पे बीच में, इसको बोलते हैं बेटा लिम्फ। ठीक है, और ये लिम्फ जो है फिर आगे चल करके दोबारा से जो है वो मेन ब्लड वाला प्रोसीजर जो है उसमें मिल जाता है, जिससे ताकि जो पर्सन का एक वॉल्यूम है ब्लड का वो मेंटेन रह सके। तो ये लिम्फ जो है जहां जहां भी बॉडी में डिफ्यूजन होता है, ब्लड में से चीजें निकल करके ऑर्गन के पास जा रही है, सेल के पास जा रही है और सेल से निकल करके ब्लड के पास आ रही है, वहां पर ये इस तरीके से फिल्टर होकर के फ्लूइड बन जाता है जिसको लिम्फ बोलते हैं। एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया, ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है। अब इसी प्रोसीजर के बारे में इस चैप्टर में हम समझेंगे। अब एक एक करके एनसीईआरटी की लाइन आपको समझा। अच्छा, ये काम तो है मैमल्स में, ह्यूमन में, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, एनिमल किंगडम जो है उसमें 11 फाइलम होते हैं और 11 फाइलम में जो शुरुआत के जो फाइलम है, शुरुआत के फाइलम जैसे कि पोरिफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, इनमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये और ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें मान लो ये वाटर में प्रेजेंट है, तो वाटर में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से वेस्टेज जो है वो यहाँ बाहर निकल जाएंगे। इनमें स्पेसिफिक इस तरीके का कोई फ्लूइड देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैं सिलेंट्रेटा की बात बताऊं, टीनोफोरा की बात बताऊं, तो उनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है और इस तरीके से उनकी बॉडी में कैविटी होगी, तो यहाँ पे वाटर जो है उस तरीके से एंटर करेगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहाँ आ जाएंगे और फिर आकर के इस तरीके से सेल में अंदर एंटर कर जाएंगी। ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स का बना होगा ये बॉडी जो है, और फिर यहाँ पर सेल्स में जो भी वेस्टेज बना वो इस तरीके से इस कैविटी में आएगी, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऐसा होता है। तो उनमें ऐसा कोई फ्लूइड नहीं देखने को मिलता। फिर सेल्स में भी अगर मान लो एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो हायर से लोअर की तरफ चीजें चली जाएंगी, इस तरीके से नॉर्मली देखने को मिलता है सिंपल ऑर्गेनिज्म में। हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो हमें एक फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है जिसके थ्रू सारी चीजें आएंगी और सेल में जो भी वेस्टेज बन रहा है उसको पकड़ करके लेकर के जाएगा, पकड़ कर मतलब खींच करके नहीं लेके जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करेंगी और बॉडी के बाहर फिर अलग अलग जो सिस्टम है हमारे बने हुए उनके थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएंगी। सब समझाऊंगी, एक एक चीजें क्लियर करूंगी। अब तक जो आपको समझाया है, अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया थोड़ा बैक करके दोबारा से देखो। ये चीजें अगर आपकी क्लियर हो गई तो चैप्टर जो है वो तो क्या है,
ऐसे मलाई की तरह आपकी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लाइन है, यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेज। आप इस बारे में पढ़ चुके हैं कि सभी लिविंग सेल जो है उनको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेज जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। और जो सेल में जो वेस्टेज बन रहा है उसको हम किस तरीके से निकालते हैं ताकि एक टिश्यू की हेल्दी फंक्शनिंग जो है वो होती रहे। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells. इसलिए ये जो चैप्टर की हेडिंग है ना, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत जरूरी है कि सेल में जो वेस्टेज बन रहा है उसको तो हम बॉडी से बाहर निकालें और जो हमने इंजेस्ट किया है उसको हम सेल के पास में पहुंचाएं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवोल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं उन्होंने अलग अलग मेथड जो है वो इस ट्रांसपोर्ट के लिए इवोल्व किया है। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेज, स्पॉन्जेज जो है वो एनिमल किंगडम में जो फर्स्ट फाइलम होता है पोरिफेरा, उसी को कॉमनली उसका नेम है स्पॉन्जेज। सेकंड फाइलम होता है सिलेंट्रेट, तो उनके बारे में बता रखा है कि क्या होता है, जो भी मैंने समझाया। मान लो वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर में जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उनकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और जो उनकी बॉडी में वेस्टेज है वो बाहर निकल जाएगा। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेज एंड सिलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर from their surroundings through their body cavities to facilitate the cell to exchange these substances। तो उनकी बॉडी में जो कैविटी है वहाँ पर ये सब्सटेंसेज एंट्री करते हैं और फिर सब्सटेंसेज जो हैं वो जो भी यहाँ पे वेस्टेज होता है वो कैविटी में आता है, फिर इनके थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्पेशल फ्लूइड का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में ऐसे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पज। और जो हायर ऑर्गेनिज्म है जिसमें ह्यूमन भी आता है वो मेनली इस तरीके के ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली ब्लड का यूज़ करता है। Another body fluid, lymph, also help in the transport of certain substances। इसके अलावा बॉडी में एक फ्लूइड और होता है जिसको लिम्फ बोलते हैं, लेकिन मेनली जो फ्लूइड है वो ब्लड है। तो लिम्फ जो है वो भी सर्टेन सब्सटेंसेज के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। इस चैप्टर में हम ब्लड की प्रॉपर्टीज को और लिम्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको और उनका क्या कंपोजिशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियरिन। और साथ ही साथ में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में कैसे होता है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे।